पंडित जी कभी आप भी इसी तरह से थे, इतने ही बड़े थे, सब यहीं से गुजरा है। कक्षा की आगाज करने की मैं एक बार पुनः घोषणा करता हूं। सभी को एक बार पुनः शुभ प्रभात। अब शुभ प्रभात से हम लोग शुभ दोपहर की तरफ उन्मुख कर चुके हैं, तो अब गुड आफ्टरनून। हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में हैं। शांति से शुरुआती बातों को सुनिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। बायोलॉजी में मैं पहली कक्षा में आप लोगों को इस बात की जानकारी दिया कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी के विषय में मैंने कहा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो तत्वों के मेल से बना है। जीवन, पहले ध्यान से सुन लीजिए रिकैप, और अध्ययन। जीवन का अध्ययन है बायोलॉजी। क्या है? जीवन का अध्ययन है। और जीवन में कई विशेषताएं पाई जाती है। आपके पास यदि जीवन है तो कई विशेषता है, जैसे श्वसन होता है, रेस्पिरेशन है, प्रजनन है मतलब रिप्रोडक्शन होता है, वृद्धि है, गति है, और अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं उपापचय। उपापचय क्रियाविधि, ये अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये दो भागों में बटा हुआ है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? निर्माण। एनाबॉलिक का संबंध किससे? निर्माण से। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है कि विनाश होता है? निर्माण होता है। तो इससे शरीर का निर्माण और ये शरीर का विनाश। हमारी जो शरीर है, कितना भी आप 100 किलो के होंगे, लेकिन 100 वर्ष की आयु में आप गल पच करके 30 किलो के हो जाएंगे। मतलब ऊर्जा का क्षय होता है। आप अपने घर में भी अपने बाबा दादा दादी को भी देख सकते हैं, यदि कभी नहीं देखे हैं मनुष्य को, कि वृद्धि उम्र बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे विनाश होता है, कैसे क्षय होता है, उसको आप समझ सकते हैं। और एक छोटा बच्चा, सब लोग इतना ही बड़ा आया था, सब लोग, शर्माने की बात नहीं है, तुम भी इतनी ही बड़ी आई थी, अचानक से इतना बड़ा नहीं आ गई। तो इतना बड़ा से और धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। एक दिन यूट्यूब लाइव में एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग उम्र के साथ बढ़ता है? तो आगे का जो भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, यही बढ़ता है। खुद देख लो ना, ये बच्चा का छोटा मस्तिष्क, अंदर का जो भाग है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसका यूज करते करते जो कहते हैं कि जितना यूज कीजिएगा उतना वो प्रभाव छोड़ेगा। इसी कड़ी में मैंने अभी आपसे बताया कि ये शरीर का निर्माण करता है। एनाबॉलिक क्या है? शरीर का निर्माण। ये शरीर का विनाश करता है, डिस्ट्रक्शन, शरीर का नष्ट। यहां ऊर्जा का क्षय होता है और यहां ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है? यह और बात है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, फिजिक्स में एक लॉ भी पढ़ते होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना, लेकिन यहां हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर के निर्माण में ऊर्जा की बड़ी भूमिका होती है और शरीर के नष्टीकरण में भी ऊर्जा की भूमिका होती है। इसलिए 100 किलो का आदमी 100 वर्षों के बाद वो 30 किलो का, 20 किलो का हो जाता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह सब आपके सजीव का लक्षण है। और बायोलॉजी के जनक किसको कहा गया? अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा गया। अब इस बायोलॉजी के दो भाग हैं। एक है जूलॉजी, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका कक्षा किसी कारण से छूट भी गया होगा उसी के लिए मैं रिकैप दे रहा हूं। जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं और इसके जनक भी अरस्तु। इसके जनक कौन?
और बॉटनी में हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। ऐसे हम लोग जैव विविधता का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का, तो बायोडायवर्सिटी में कहते हैं ना कि बायोडायवर्सिटी क्या है, तो फ्लोरा और फौना, जीव जंतु और पेड़ पौधे का संगम क्या है, जैव विविधता है। और जहां जैव विविधता अधिक है तो उसको हॉट स्पॉट कहते हैं, जैसे पश्चिमी घाट में है, पूर्वी हिमालय में है, अंडमान निकोबार में है, इंडो म्यांमार सीमा पर है, तो ये सब हॉट स्पॉट एरिया है, ठीक है कि नहीं। खैर उसकी चर्चा हम करते रहते हैं, फिलहाल यहाँ पर यह समझना है कि बॉटनी हुआ फ्लोरा, अब फौना क्या हुआ, जीव जंतु। और अभी आपको एक दिन बता भी रहे थे करंट और मिसलेनियस में कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने अभी अपने यहाँ सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार की है। अभी बता भी रहे थे हिम तेंदुओं की संख्या भारत में 718 है, कल परसों के यूट्यूब लाइव में मैं बता रहा था। और हिम तेंदुआ सबसे अधिक कहां मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है पैंथेरा टिग्रिस, वन्य जीव अधिनियम 1972 के आलोक में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया टाइगर को। पैंथेरा टिग्रिस का सामान्य नाम क्या है, बाघ, उसका जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी का नाम है पावो क्रिस्टेटस, और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है, मोर है। तो ये इसके जनक कौन है, अरस्तु। इसके जनक कौन है, इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बराबर पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ है ज्यादा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, निर्जीव कौन होगा, जिसमें यह लक्षण नहीं होगा। और एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सजीव और निर्जीव के बीच की है, जिसका नाम है वायरस, जिसका नाम है वायरस। तो भी मैंने बताया कि वायरस जो है, वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तुम्हारे शरीर पे रहता है तो सजीव, सेल के साथ यदि उसका इंटरेक्शन हो गया तो मल्टीप्लिकेशन अधिक होगा, इसलिए वायरल बीमारी बड़ा खतरनाक होता है, यहां तक कि जानलेवा भी। अभी हम नाम नहीं लेंगे, कहीं पुनः वापस ना आ जाए, ठीक है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था कि हल्दी हमारे लिए कितना गुणकारी है, कि कोरोना के काल में इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हल्दी की भूमिका थी। और वो हल्दी आज लेड क्रोमेट के कारण क्या हो गया, बीमार हो गया। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जीके है कि लेड क्रोमेट को कौन, अभी आपने देखा होगा कि विदेशों में भारतीय मसालों की मांग कम हो गई। यह कहा गया कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वही लेड क्रोमेट। और लेड जो है सो बच्चों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव छोड़ता है, इसलिए हम लोग शीशा रहित पेट्रोल की पहले शुरुआत किए, इसी कड़ी में फिर सीएनजी की शुरुआत की। सबसे पहले देखे होंगे आज से 10 साल पहले कि शीशा रहित पेट्रोल यहां मिलता है, मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें शीशा नहीं, क्योंकि शीशा के कण यदि आपके सड़क पे ज्यादा पाए जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाए जाएंगे, अब बच्चे यदि आएंगे जाएंगे, घंटा 2 घंटा वो यदि सड़क पे रह जाएगा तो उसका मस्तिष्क क्या होगा। इसलिए शोध में आया कि ग्रामीण बच्चे ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन ग्रामीण बच्चों को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन शहरी बच्चा को क्वालिटी शिक्षा कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो स्वाभाविक है कि जो शिक्षा जिसको नजदीक से मिल गया, तो आप क्यों विकसित हो रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षा प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है आपसे अधिक मस्तिष्क का सुदूरवर्ती 4 नदी पार करके किसी गांव में कोई युवक अभी ताश खेल रहा होगा, दिमाग में आपसे कम नहीं होगा, लेकिन उसको वहां तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं पहुंचा, तो अपने ऊर्जा को नहीं पहचान पाया, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाया, तो अपने डिस्ट्रक्शन बिहेवियर में वो संलिप्त हो गया। कहने का मतलब साफ है, क्योंकि वहां शीशा नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में। हम लोग के शहरी वातावरण में क्या है, ऑटोमोबाइल जाम, उसके कारण क्या होता है, तुम 1 घंटा रह जाओ ना सड़क पर, तब तुम्हें इस बात की अनुभूति होगी, ठीक है कि नहीं। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि लक्ष्य को सड़क पे ले जाइए, हम कहे कि नहीं, जितना शांत वातावरण मुझे यहां पर प्राप्त होगा, वहां पे पी पा सी सा नहीं, हमेशा साथ में चाय का दुकान, समझ गए। यहां पर क्या है कि तुम यहां से वहां तक यदि गए तो हमको बता देगा। अभी क्या है, जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा से कहता है, सर अहाँ के विद्यार्थी सब बड़ निक, हम कहे कि रजनीगंधा ई सब दे दै छी ना, कनी सिगरेट उगरेट दे दै छी ना, सब बिस्किट लेबे अबै छै सिर्फ, हम कहे वाह बहुत बढ़िया, माने खाता भी क्या है बेचारा, सब बिस्किट पाव रोटी,
छुट्टी मिलेगा तब ना, हम तो छुट्टी ही नहीं दी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर फिलहाल यह आपको याद रखना है कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस। और वायरस सजीव पे मतलब सेल पे रहा तो मल्टीप्लीकेशन तेज, और इस पे रहेगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। मैंने इसी कड़ी में आपको बताया कि टोटल बायोलॉजी में 4 भाग में पढ़िए और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साइटोलॉजी, सेल के विषय में जानिए, सेल के अंगों के विषय में जानिए। इसके बाद आपको साइटोलॉजी में ही हिस्टोलॉजी पढ़िएगा, मतलब शरीर जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका, जिससे आपका यह शरीर बनता है। सबसे बुनियादी इकाई क्या है, कोशिका है। अभी रॉबर्ट हुक ही सब नहीं, हो सब तो अभी बताएंगे ही। तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक, टिश्यू, और टिश्यू से बनता है अंग, और टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यू से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र, और तंत्र से बनता है ये पूरा शरीर। ये 6 फीट का शरीर, 80 किलो का शरीर बनता है। अब याद रखिए कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या था, साइटोलॉजी। सबसे पहले पढ़ना था साइटोलॉजी प्लस हिस्टोलॉजी। आज से लेकर कल तक हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहां से 2-3 क्वेश्चन बेसिक है तो स्वाभाविक है, बेसिक अध्याय से पूछेगा ही। दूसरा पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है तंत्र। उसका क्या नाम है, ऑर्गन प्लस सिस्टम। हम इसको दोनों रूपों में पढ़ा सकते हैं। हम अंग के रूप में भी पढ़ा सकते हैं, तंत्र के रूप में भी पढ़ा सकते हैं। अंग में क्या, आंख से शुरू करें, दिमाग से शुरू करें, नहीं हड्डी से शुरू करें, किडनी से शुरू करें, लीवर से शुरू करें, पैंक्रियास से शुरू करें, सब हम अलग अलग तोड़ तोड़ के ही बता सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा होता है सिस्टम में पढ़िए। और सिस्टम में 2 सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डाइजेस्टिव पाचन तंत्र और दूसरा सर्कुलेटरी। और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट। ये दोनों से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य सिस्टम जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या हो रहा है जी, तीसरी बार पढ़ते हैं, गप करते हैं तो बाहर कर देंगे। 2 मिनट नहीं लगता है बाहर करने में। गंभीर रही है क्लास में, जब पूछते हैं उस समय तो हवा हवा ही हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ये जितने सिस्टम है उस सबके विषय में आपको पढ़ने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसको पढ़ने हैं, और आपसे भी अपेक्षा होगी कि आप स्वयं भी इसको थोड़ा सा अपने से भी जाकर किताबों से भी पढ़ने का प्रयास करिए। हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपसे भी अपेक्षा रहेगी कि एनसीईआरटी से जरूर ये 2 सिस्टम पढ़ लीजिए। और अन्य तंत्र तो मेरे द्वारा सारे तंत्र किए ही जाएंगे। तो ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग है इससे और इसकी तुलना में ही, और वह है न्यूट्रिशन। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, पोषण बता रहे थे ना। अब पोषण में क्या पढ़िएगा, पोषण में पढ़िएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और जल भी। अच्छा, जल भी, पानी भी पी लेना। 1 बाल्टी तुम पानी पीती हो, कितना कैलोरी मिलता है, 0 कैलोरी मिलता है। 1 गिलास पानी पियोगी तो 0, क्योंकि पानी से कैलोरी नहीं मिलता है। लेकिन तुम 1 ग्राम फैट खा लेगा तो कितना मिलेगा, कितना कैलोरी मिलेगा, 9.2। तुमसे पूछे हैं, ठीक है कि नहीं, 9.2 किलो कैलोरी मिलेगा। तो ये देखो कि फैट खाता है लेकिन बताया नहीं कितना कैलोरी मिलेगा। ये पानी पीती है तो बताइए, लगता भी ये पानी ही पीती है, ये घी नहीं खाती है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि यह सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में, ठीक है, पोषण की कक्षा में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है। यहां से भी 2 क्वेश्चन हमेशा देखोगे किसी ना किसी रूप में। विटामिन तो एक थोड़ा रहता ही है, कोई को परीक्षा देख लो बायोलॉजी का क्वेश्चन, एक ना एक विटामिन उससे जुड़ा हुआ तथ्य रहेगा, कम से कम। अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। 5 बायोलॉजी भी रहेगा तो एक तुमको विटामिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दे ही देगा। दूसरा नहीं, चौथा, ये जब आप पढ़ लेते हैं
इसके बाद है बीमारी, डिजीज, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डिजीज, बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, सूक्ष्म जीव से होती है। सूक्ष्म जीव का मतलब कि बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, भौजाई से, है ना। इतना गंभीरता से तुम हम कहें हंसने के लिए हंसो ना, ठीक है। अब हम भौजाई कहें तो उसमें भी चुप था कि कहीं सर फिर अदरवाइज नहीं ले ले। कहने का मतलब यह है कि यह जो बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी है वो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण, और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का माध्यम भी है, डिजीज का माध्यम भी, जैसे पानी से कौन सा रोग फैलता है, खराब दूषित भोजन खाने से कौन सा रोग फैलता है। जैसे टाइफाइड है आपका, टाइफाइड लड़कियों को ज्यादा होती है बिहार में। क्यों? क्योंकि महिला कॉलेज के आगे वो जिसका जितना काला काला हाथ रहेगा उसका गोलगप्पा उतना बिकेगा, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस काले काले हाथ का जो पसीने का सॉल्ट है, आहा, वो जो उसमें घुलता है उसके बाद जो उसका टेस्ट है वो जो बदल जाता है, अद्भुत अद्भुत, ठीक है कि नहीं। तो आशा है समझ गए होगे, अब खाओगे नहीं। जब छुड़वा दिए हम, देखिए अच्छा किए छोड़ दिए सो, नहीं तो टाइफाइड होना तय था। विडाल टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि टाइफाइड है, और टाइफाइड इंटेस्टिनल फीवर है। और दूसरी बात कि टाइफाइड में सबसे पहले क्या होता है, बाल उड़ जाता है, चंगी हो जाओगी, चंगी नहीं क्या होता है, गंजी, हाँ हाँ गंजी हो जाइएगा। लड़का गंजा हो जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़की यदि गंजी हो जाएगी तो फर्क पैंदा, फर्क पैंदा। तो इसीलिए आशा है कि आज के बाद उस तरह का गोलगप्पे नहीं खाना है, ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ कहा वाला, ग्लास वाला खा सकते हैं, ठीक है। मूल में हाँ राधे राधे में जाके खा सकती हो, हम समझ गए कि ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे तुम लोग। हाँ तो मैं बता रहा था कि वो जो आपका न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, ये जो डिजीज है, इस डिजीज को ध्यान में रखिए। अभी बहुत अच्छी बात कर दिया, बिडाल टेस्ट, ठीक है कि नहीं। बिडाल टेस्ट में किसका, तो टाइफाइड का, इंटेस्टिनल फीवर विद्यार्थी को भी होता है। ये लोग यदि टिफिन का खाना लाता है तो टिफिन के खाने का जो चावल पकता है, असल अधिकांश बीमारी जो है बच्चों को, मतलब जो बाहर रहते हैं, वो टिफिन से होता है। क्योंकि उसका जो पानी है, दूषित पानी से यदि वो चावल को धो दिया तो क्या हो जाएगा, चावल आपका दूषित। हालांकि तब जबकि चावल आपका एक टेम्परेचर पर क्या होता है, पकता है, फिर भी लंबे काल तक यदि आप खाते हैं तो आप में इस तरह की बीमारी। इसलिए तुम सब्जी ले लो कहीं से, ठीक है कि नहीं, लेकिन चावल में और आटा मतलब रोटी, ये अपने से बना के खाओगे तो ज्यादा स्वस्थ रहोगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल टिफिन का ऐसे भी खाना 10-15 दिन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चल नहीं पाएगा। फिलहाल हम लोग डिजीज में देखेंगे। इसके बाद आता है, डिजीज के बाद जूलॉजी में हम इतनी बात यदि देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी में आता है प्लांट, प्लांट का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। इसके बाद प्लांट डिजीज, प्लांट में भी डिजीज होता है। जैसे खैरा रोग, नाम सुने हो, किसमें होता है, धान में, किसकी कमी से, जिंक की कमी से होता है। अर्ली ब्लाइट, अंगमारी जिसको कहते हैं, किसमें होता है, आलू में, ठीक है। और आलू अनुसंधान केंद्र देश में कहां है, कुफरी, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में कहां होता है, नालंदा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताते रहेंगे। तो प्लांट डिजीज। अब प्लांट हार्मोन, जैसे प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, जिबर्लिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सब आपका क्या है, प्लांट हार्मोन है। वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्लांट हार्मोन। और तब छोटे छोटे कई टॉपिक है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे मेंडल लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक है, जिसको क्या क्या कहते हैं, अन्य अन्य, इन सब का अध्ययन हम इसी बायोलॉजी की कक्षा में अगले 10, 12, 15 कक्षा में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और 10 क्वेश्चन यदि रहता है तो 8-9 क्वेश्चन यदि आप याद करके रख लें तो बड़ी आसानी से बन जाती है।
एक आध दो, आप पूछे सर एक आध दो क्यों नहीं बनेगा, उसके लिए तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। इसीलिए ना मैंने अभी कहा कि हम पढ़ा भी दे फिर भी जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ लो, सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं। मतलब आपको पढ़ने के लिए हम ऐसा नहीं करें कि आप जाके स्वाध्याय नहीं कीजिए, लेकिन पहले कक्षा में जितनी बात बता दे उतना तो पहले पचा लो, उसके बाद आप जाकर के घर पर उसको जरूर देख लीजिए, जिससे कि आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। हम लोग का आज का बेसिक चैप्टर है साइटोलॉजी। तो यहां से हम अपनी परिचर्चा आरंभ करना चाहेंगे, लिखेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यह सजीव की सबसे छोटी यह सजीव की सजीवों की या सजीव की सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। या सबसे स्मॉलेस्ट कौन है पूरे इस जगत में? तो सेल है, कोशिका, जो सजीव के निर्माण में सबसे बेसिक यूनिट्स है, जिसको ध्यान करके रखना है, ठीक है कि नहीं। इस पर टिक लगा दीजिए पहले। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यह जीवन की मूलभूत इकाई है, यह भी लाइन लिख दो। यह जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। अब आ जाओ, अभी मैं कहा था कि हमें कोशिका की खोज किसने किया यह बताने के लिए अभी नहीं, अभी पहले बेसिक समझ लो। लेकिन आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में तो बेसिक याद रखेंगे ना आप कि कोशिका की को खोजा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। और उस समय खोजा जिस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, समझे, 1600, वेरी गुड, 1665 में खोजा। किसको? रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क पे खोजा। आगे लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पे किया। और कॉर्क किससे प्राप्त होता है? किस तरह के वृक्ष से कॉर्क को प्राप्त किया जाता है बताओ? ओक, नोट में लिख दो। कॉर्क ओक नामक वृक्ष से कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था।
निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था, डेड सेल का अध्ययन किया था। किसने? भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। इसी कारण से रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। इसी कारण रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। अब आप पूछिएगा हमसे कि सर डेड सेल का तो खोजा उसने, लिविंग सेल पर किसने खोजा? वेरी गुड, ल्यून हुक ने खोजा। ठीक है, वेरी गुड। तो लिखिएगा, ध्यान रहे कि जीवित कोशिका पर, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका पे नहीं, जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज ल्यून हुक ने किया। ल्यून हुक ने किया 1674 में। अच्छा, इसलिए उस पर याद नहीं रहे तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन लिविंग कोशिका ल्यून हुक और डेड कोशिका रॉबर्ट हुक, दोनों में हुक है। ठीक है कि नहीं? एक फिजिक्स में इलास्टिसिटी में हुक का नियम भी पढ़ना है, यह भी ध्यान रखिएगा। हुक का नियम का संबंध किससे है? तो प्रत्यास्थता के गुणों से है, इलास्टिसिटी से है। लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या? बायोलॉजी। लेकिन बीच में यदि मैं कुछ बोल दूं तो वो भी आपके लिए किस कदर महत्वपूर्ण होता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा, ल्यून हुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ल्यून हुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, तो नोट में लिख दो, ल्यून हुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ल्यून हुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अभी आपको बताए थे कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर अंग, अंग से मिलकर तंत्र, तंत्र से मिलकर शरीर। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में करके रखना। हम लोग कोशिका में हैं और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इन सब का भी अध्ययन करते हैं और पूछा जाता है। तो लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका, उल्लेखनीय है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है जिसे पीपीओ कहते हैं। पीपीएलओ, जी गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, जब तक क्षमा नहीं करोगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? उन्हें सुबह से 4000 शब्द बोल दिए होंगे, हमको रोबोट पूछती है सब। जहां गलती से पीपीओ निकल गया, हल्ला शुरू, सर पीपीएलओ सर, देखते हैं तो पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, खड़ा हो तो जी, पीपीएलओ का पूरा नाम बताओ। तुम हमको छेड़ी क्यों? हम तो पहले ही कहे थे कि हमको मत छेड़ो, नहीं तो हम छेड़ा देंगे। अब नहीं ना छेड़ोगी, चुपचाप रहो। ठीक है, लिख देंगे पीपीएलओ का पूरा नाम। अब ल्यूरो लिखेंगे, ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ल्यूरो का स्पेलिंग लिखेंगे PLEURO, बड़ा यूनिक स्पेलिंग है, PLEURO। ल्यूरो न्यूमोनिया। निमोनिया का स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट रहता है। अंग्रेजी के कक्षा में सर बताते होंगे, यदि चर्चा चली होगी तो। न्यूमोनिया PNEUMO, फिर छेड़ रही हो तुम हमको, MONIA, न्यूमोनिया। ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसको कहते हैं? किसको? माइकोप्लाज्मा को, जो सबसे छोटी कोशिका है और आपकी परीक्षा में अनगिनत बार पूछा गया हुआ है। ये और ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा,
ये काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है कि नहीं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कई बार पूछा हुआ है। कॉर्क किस वृक्ष से मिलता है? ओक, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो सब जो इतना दिन से परीक्षा हो रहा है कि सब कहीं ना कहीं पूछ ही दिया है, अब उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, सुमेलित और सुमेलित करता है, थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच का अंडा, देखे होगे, ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोई जरूरी थोड़ी है, होता ऐसे ही मुंह से निकल गया तो लिख दिया 170 mm। कोई जरूरी है जो मुंह से निकल जाए उसको लिख ही दीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। यह तो हुआ आपका मानव। अब तो मानव शरीर का पढ़िएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, इसको भी याद रखना है। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम है। जो कहते हैं ना नर्वसिया गए, ठीक है, नर्वसिया गए, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है जिसकी इकाई न्यूरॉन है, जिसकी इकाई न्यूरॉन है, जिसकी इकाई न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। और सबसे छोटी कोशिका अंडाणु है। सॉरी सबसे बड़ी कोशिका ना, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, अंडाणु है। तो कोशिका का ये सब बेसिक फैक्ट है जिसको याद करके रखना है। इसी कड़ी में याद रखिए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, स्लेडिन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो लिखिए, भूलेंगे नहीं कि दो जर्मन वैज्ञानिक सेलिडन एंड स्वान, सेलिडन एंड स्वान, सेलिडन एंड स्वान, स्वान ने कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया। इसमें सेलिडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जियोलॉजिस्ट थे। और यह भी याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछ दे कि आधुनिक सेल थ्योरी किसने दिया, बिर्ची, हाँ बिरचॉफ, उसको बिरचॉफ भी कहते हैं, तो लिख देंगे। देखो आधुनिक सेल थ्योरी पे ये जग गया ये बच्चा, तो लिखिएगा। यह भी ध्यान में रखें कि मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक सेल कोशिका का सिद्धांत, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत रूडोल्फ बिरचॉफ ने दिया। रूडोल्फ बिरचॉफ ने दिया। किसने दिया? याद रखेंगे कि वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है। तो नोट में लिख देंगे वायरस, नोट में लिख दीजिए वायरस कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका का सिद्धांत का अपवाद है। वायरस कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है। और अभी अभी मैंने बताया और पिछले दिन भी मैं चर्चा किया था कि वायरस क्या है, कि सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी जो डीएनए और आरएनए से बना होता है, जो डीएनए और आरएनए से बना होता है। तो वायरस कभी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। अब लौट चले। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, यह जो शरीर बनता है, पहले तो पढ़ा कि साइटोलॉजी किसको कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं?
कोशिका क्या है जो स्वतः उत्पन्न होता है? कोशिका क्या है? तो कोशिका शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। हम लोग जो ये शरीर बना है किससे बना है? ये सेल से बना है। और कोशिका की के कंटेक्स्ट में बताया कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे पहले तो ये बताया गया कि डेड सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए फादर ऑफ उनको हम लोग क्या कहें? साइटोलॉजी। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लीन हुक, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। फिर इसी कड़ी में मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है, और उसी तरह से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है नर्वस सिस्टम है, जिसकी इकाई न्यूरॉन्स है। याद रखिए, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई, और किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन भाग है। जैसे नर्वस सिस्टम का मेन भाग क्या है? ब्रेन। ये आपका रीजनिंग भी बना सकते हैं एनालॉजी वाला कि नर्वस सिस्टम ब्रेन, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी। ठीक है कि नहीं? एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। तो उस बेसिक्स को आपको समझ के रखना है। मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद मैंने कहा सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया? सिलेडियन एंड स्वान ने दिया। और उसका अपवाद क्या है? तो वायरस है। फिर आधुनिक सेल थ्योरी किसने लिखा, किसने दिया? तो बिरचॉफ ने दिया। बिर्ची भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुडोल्फ बिर्ची या रुडोल्फ बिरचॉफ, जो दे दे वीर रहना चाहिए, और आप टिक लगा दीजिएगा। तो एकदम बेसिक जानकारी आपको दी है। इसी कड़ी में दो प्रकार का सेल होता है, ठीक है कि नहीं? एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इस दोनों को थोड़ा सा जान लो, चूंकि आज एकदम बेसिक कक्षा है तो जानना चाहिए, तो लिखेंगे दो प्रकार का सेल होता है। दो प्रकार का सेल होता है, ठीक है? केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के विकास के आधार पर, केंद्रक के विकास के आधार पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, पहला किस आधार पे दो भाग में बांटे हैं? केंद्रक के विकास के आधार पर, केंद्रक के विकास के आधार पे दो भागों में हम इसका, एक है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। ये ज्यादा एडवांस है। ये क्या है? ये ज्यादा एडवांस है। ये क्या है? प्रिमिटिव है। अभी बता रहे हैं, पहले तो ये लिख लो, केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की कोशिका है। केंद्रक के विकास के आधार पर दो प्रकार की कोशिका है, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है, ये क्या है लिखेंगे, यह अति प्राचीन, अति या प्राचीन कोशिका है, जिसके तहत बैक्टीरिया, प्राचीन कोशिका है, यह प्राचीन कोशिका है, प्राचीन सेल है, ओल्ड सेल है, जिसके तहत क्या मिलता है? बैक्टीरिया। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। अब बीजीए याद रखिए, धान के खेत में होता है, धान के खेत में उपयोग किया जाता है। बीजीए, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। आज ही जाके याद कीजिएगा बाबू, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा किसका भाग है? प्रोकैरियोटिक का, जो प्राचीन कोशिका है, जो, और कोशिका का उसमें कई अंग नहीं पाया जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल पाया ही नहीं जाता उसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जिसके माध्यम से होता है वो नहीं पाया जाता, राइबोसोम। तो इसमें पॉइंट नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है।
गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद राइबोसोम, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, या यूं कहो उसमें लाइसोसोम भी, एक और लिख दो लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। और राइबोसोम में लिख दो 70S पाया जाता है। ये जो दो टाइप है उसमें 70S लिख दो, केवल 70S लिख दो, पाया जाता है प्रेजेंट, 70S लिख दो प्रेजेंट। और लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में 70S है, 80S पाया जाएगा एडवांस इसमें, और प्रिमिटिव जो रहेगा सो इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी ये प्रिमिटिव कोशिका है। प्रिमिटिव मतलब ये सबसे प्राचीनतम। बैक्टीरिया क्या है? हमारा प्रिमिटिव जीव है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रिमिटिव जीव है। नहीं, माइकोप्लाज्मा क्या है? अभी पढ़े हो ना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अच्छा, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका तो लिखे थे ना अंडाणु, सबसे छोटी भी लिख लो शुक्राणु। वहां लिख दो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। देखो, बातचीत होते रहना चाहिए, उससे कोई बात यदि छूट गया तो आ ही जाता है सामने। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु, शुक्राणु किससे निकलता है? पुरुष से कि महिला से? महिला से निकलता है, गधा कहेगा। ये सब तो एकदम, इन लोग को सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। और ये खराब बात नहीं है, ये सब जानना चाहिए और समझना चाहिए इन सब चीजों को। ठीक है कि नहीं? गलत तरीके से जानना और समझना नहीं चाहिए, सही तरीके से इन सब चीजों को जानना चाहिए। तो शुक्राणु किसमें? ठीक है कि नहीं? और अंडाणु किसमें? हाँ, इसको ध्यान में करके रखिएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, कहाँ थे हम लोग? अब हो गया बाबू। ए, बिस्किट है जी? कोई बिस्किट है किसी के जेब में? इसको खिलाओ, बिस्किट खिलाओ भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा इसके बाद इधर देखेंगे ना, तो लिख देंगे कि इधर पूरा पूरा कर लो पहले इधर। तो लिख देंगे तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती है। एक और पॉइंट लिख लो, खत्म हो गई बात। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती है और डीएनए गोलाकार होता है। केंद्रिका नहीं होती है, केंद्रक नहीं होगा। अभी तो ऊपर में लिखे थे आप, क्या लिखे थे? केंद्रक के विकास के आधार पर सेल के दो टाइप है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक में जल्दी से 3 लक्षण बता दो। पहला है प्राचीन कोशिका है। उदाहरण जल्दी बताओ। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तीसरा, कौन कौन से कोशिका के अंग नहीं मिलते? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी नहीं मिलते हैं, और राइबोसोम में 70S मिलता है। और याद रखिएगा कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। याद रखिएगा, ट्रैफिक मैनेजर, आगे पढ़ाएंगे सब इसलिए लिखा नहीं रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक मैनेजर है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको याद रखिएगा। अभी अगले दिन कल जब हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो इसमें इन सब बातों का विस्तार से वर्णन है ही। फिलहाल इतनी भी बात आज पचा के चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी क्रम में हमने बताया कि केंद्रिका नहीं होती है, और डीएनए कैसा होता है? डीएनए गोलाकार होता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल की फीचर है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को टफ करेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के संदर्भ में सत्य पर विचार करें। 1 2 3 4, 1 2 जो भी दे, जैसे भी दे, लेकिन इस 4 पॉइंट को याद रख लीजिएगा तो आपका काम तमाम है। अब आइए यूकैरियोटिक, तो लिखेंगे यूकैरियोटिक। यह एक वास्तविक कोशिका है। यूकैरियोटिक में लिखेंगे यह रियल सेल है। यह वास्तविक कोशिका है जिसमें सभी पौधे और जीव आते हैं, जिसमें सभी पौधे और जीव आते हैं, सभी पौधे और जीव आते हैं, जिसमें सभी पौधे और जीव आते हैं। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ठीक है। थक गया क्या ये लोग? 16 साल 17 साल 18 साल का है। देखो हमको 75 साल के हैं।
ठीक है कि नहीं? और अभी से लेकर 9 बजे तक तुम खड़ा रख सकते हो तो खड़ा रहेगा, इसी तीव्रता में रहेगा। ऐसे भी जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे मेरा दिमाग गर्म होता जाता है। समझा? लिखो आगे। तो कहा थे हम लोग? रियल कोशिका है। और इस कोशिका में इसमें इस कोशिका में वो सब लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, या सीधे लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम 80 प्रकार 80S और लाइसोसोम पाए जाता है। मैंने इधर नहीं पाया जाता है, इधर उसी लाइन को इधर लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है और राइबोसोम में 80S पाया जाता है, 80S प्रकार के पाए जाते हैं। हो गया? और ये कहा कैसे क्वेश्चन आएगा? सत्य पर विचार करें और सत्य में आपको सत्य ढूंढना होगा। ठीक है? और चौथा, डीएनए कैसा होता है? गोलाकार नहीं होता है डीएनए, सीढ़ीनुमा होता है। तो लिख दे, हाँ स्पाइरल, वेरी गुड, लिख देंगे डीएनए सीढ़ीनुमा होता है, डीएनए सीढ़ीनुमा होता है। जी, डीएनए सीढ़ीनुमा होता है। सीढ़ी नहीं देखी हो कभी? ठीक है, लेते आएंगे अगले दिन, सीढ़ी लेते आएंगे। ठीक है? हाँ, तो मोतिया गांव था, वो कहानी मालूम है कि नहीं? मोतिया गांव का हमारे एक मित्र थे, अभी एसडीएम है, कुछ दिन पहले जेल में भी थे भ्रष्टाचार के आरोप में। तो मोतिया गांव के थे, तो अपने गांव का बड़ा रोचक रोचक कहानी सुनाते थे। सब दिन जब भी मिलते थे तो एक दिन सुनाए कि हमारे गांव में जो गांव में रह गया वो भारी विद्वान सब है। तो एक दिन एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था और देखा कि सीढ़ी से कौवा जो है सो छत पे चढ़ गया। वो क्या किया? दिमाग लगाया, वो चुपचाप उठा, सीढ़ी को हटा दिया और कहा कि उतर सार के ना उतरे छे, चाहिए तो गेले उतरबे के ना। तो ऐसा ऐसा विद्वान सब है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। सुनो, कागज नहीं है तो कागज दे देता हूं, कागज पे लिखा करो ना। ठीक है, आगे लिखो। क्या लिखे? सीढ़ीनुमा। डीएनए का संरचना कैसा होता है? सीढ़ीनुमा होता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है? ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। और ये किसने दिया था? ये वाटसन एंड क्रिक। कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यह है डबल हेलिक्स। बनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है? डबल, ये कई बार पूछता भी है परीक्षा में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। आईएससी जो पढ़े होंगे बायोलॉजी वगैरह, तो उन्होंने बायोलॉजी के इंटरव्यू वगैरह, जो भाइवा वगैरह होता है, उसमें बनाना भी होता था। एग्जामिनर आते थे तो कहते भी थे, हम लोग भी बनाकर दिखाए थे। हालांकि हम लोग बनाए नहीं थे, किसी दूसरे का था, उसी को दिखा दिए थे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि केंद्रिका पाई जाती है यूकेरियोटिक में। चूंकि एडवांस सेल है, रियल सेल है, तो केंद्रिका भी क्या होगा? पाई जाएगी। तो लिख देंगे केंद्रिका पाई जाती है। लास्ट, केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है, बस। और आज के अंत में लिख देंगे संगठन के आधार पर, ये तो हुआ केंद्रक के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार। अब लिख देंगे संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं। संगठन के आधार पर कोशिका को 2 भाग में बांटते हैं। पहला, संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं। पहला एक कोशीय, मतलब यूनिसेलुलर, हाँ जी, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, बहुकोशीय।
कौन कौन है? एक कोसी और महिला को नहीं देखा है मुकेश कुमार कभी? देख रहा है, गजब हाल है। इतना स्मार्ट आदमी को छोड़ करके देख रहा है, गजब हाल है। तुम ही लोग के लिए हम टी शर्ट जींस पहन के आते हैं कि कम से कम हमको देखा करो यार, समझा करो जाना। रोज कहते क्या ईसा साहब, अच्छा हम ही को देखने आते हो, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। फिलहाल तो ये देख लो कि संगठन के आधार पर दो भाग, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। तो यूनिसेलर मतलब एक कोषीय, अमीबा। अमीबा क्या है? और सब याद रखना है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई जल में हुई, और जल में जो पहला जीव निकला वो क्या था? एक कोषीय, ठीक है कि नहीं? और जैसे अमीबा, तो लिख लो अमीबा, बैक्टीरिया, अमीबा बैक्टीरिया इत्यादि, ये कोषीय है। देखो ना, एक कोषीय। जैसे अमीबा पहला जीव यही था, बैक्टीरिया इत्यादि। अब मल्टी सेलर सब है। प्रोटोजोआ को छोड़कर, ये क्लासिफिकेशन में देखोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को अन्य वाले में, तो प्रोटोजोआ फाइलम है जहां से अमीबा संबंधित है। अब प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलर। अब प्रोटोजोआ फाइलम को छोड़कर सभी फाइलम क्या है? एक ही लाइन में खत्म। प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी मल्टी सेलर है, सभी एमसी, सभी मल्टी सेलर है, सभी मल्टी सेलर है, बहुकोषीय, सभी बहुकोषीय हैं। देख रही हो ना कि शादी के बाद कितना कठिनाई होता है पढ़ने में। इसलिए बाबू अभी ब्याह हुआ मत करो, नहीं इच्छा रखो, पढ़ लो, अफसर बन जाओ, बड़ा पोजीशन पे पहुंच जाओ, ठीक है कि नहीं? ये ब्याह कर लेगा तो कोई हानि नहीं होगा, तुम लोग ब्याह कर लोगी तो हानि हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे डायमेंशन जुड़ जाते हैं। विवाहित लड़कियों को पढ़ना बहुत कठिन होता है, ठीक है? एक हमारी शिष्या थी सुनीता, 33 साल की उम्र में पढ़ना शुरू की और 37 साल में बीपीएससी 64वीं पास की। पहला दिन हमसे जब बात हुई तो यही कही, वो भी भागलपुर ऑनलाइन में की। कितनी कठिन परिस्थिति में, ठीक है कि नहीं? अब बड़ी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति भी थी, लेकिन जब इच्छा शक्ति रहती है ना, चट्टानी इच्छा शक्ति, अभी सीओ है कहीं पर, अंचलाधिकारी है, इच्छा शक्ति रहती है ना तो आदमी पास कर ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पास करना तय है, ठीक है? 33 साल में यही बात कही है हमसे कि सर 16 साल हो गया कलम उठाए हुए, 15 साल हो गया कलम उठाए हुए, और तुम लोग क्या हो, रोज कलम उठाती हो, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। केवल क्या है? इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति होना चाहिए रात दिन एक काम करने का। बात समझी कि नहीं समझी? हाँ, आगे लिखो, क्या लिखे? आपको छोड़कर सारे नियम आपके रास्ते से जब गुजरता है तो शिथिल हो जाता है। तो कहां थे हम लोग? मल्टी सेलर। प्रोटोजोआ को सभी क्या है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सुनो, जाने से पहले अभी जाने की जिद ना करो, बिना बूस्टर फैक्ट 5 पढ़े हुए। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, हाँ मजा नहीं आएगा बिना पढ़े हुए, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। पहला लिखो, यूजेनिक्स का संबंध, यूजेनिक्स का संबंध, यूजेनिक्स का संबंध, यूजेनिक्स का संबंध जीन के विकास से है, जीन के विकास से है, जबकि यूजेनिक्स का संबंध जीन के विकास से है। मतलब जीन का, यदि किसी के पिताजी साइंटिस्ट हैं जैसे मैडम क्यूरी, माताजी उसका पूरा खानदानी नोबेल पुरस्कार भी देता है, तो जीन का विकास जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होता है? होता जाता है। एक विकास होता है जो वातावरण से होता है, और उसको कहते हैं यूथेनिक्स। एक टीचर हमेशा उसको अच्छी वाणी और अच्छी भाषा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? जिससे कि उसके जो बच्चे हैं, उसके साथ जो पढ़ रहा है,
उसका भी भाषा और उनका जो शब्द है वो बेहतर हो सके। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि ये होता है वातावरण से प्रभावित होकर जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूथेनिक्स। आइंस्टीन के बेटा को आप उंगली मार डाकू के पास रख दीजिएगा तो बंदूक छटरा चलाना सीख ही लेगा, लेकिन उंगली मार डाकू के बेटा को आप यदि वातावरण में किसी मैडम क्यूरी के यहां रख दीजिएगा तो थोड़ा बहुत शोध कर ही लेगा। वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए अपने इर्द गिर्द के वातावरण को हमेशा क्या कीजिए? अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ना है तो। ठीक है कि नहीं? जवानी के सारे लक्षण करने चाहिए, जैसे सिनेमा हॉल में जाओ तो सीटी बजाओ, ठीक है कि नहीं? वो सब करना, लेकिन कहां करना है कहां नहीं करना है इसका ज्ञान ही नहीं। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या लाता है? विवेक। तो जहां कहां कौन सा एक्टिविटी करना है, आप फुटबॉल के मैदान में जाओगे टांग रोके रहोगे कि टांग मारोगे किसी को? नहीं समझे कि जहां जो काम करना है वहां काम जरूर करो। मूल बिंदु पे आ जाइए। यूथेनिक्स समझ में आ गया? यूथेनिक्स क्या है? क्या है यूथेनिक्स? वातावरण का प्रभाव विकास में, तो लिख देंगे यूथेनिक्स का संबंध वातावरण के प्रभाव से है। यूथेनिक्स का संबंध वातावरण के प्रभाव से है, वातावरण के प्रभाव से। नेक्स्ट, विश्व विज्ञान को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। विश्व विज्ञान को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। विश्व विज्ञान को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। विश्व विज्ञान को बीस नहीं समझते हैं, जहर, उसके अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, शहतूत के पौधे से रेशम के कीड़े का पालन, शहतूत के पौधे से रेशम के कीड़े का पालन मोरिकल्चर कहलाता है। शहतूत के पौधे से रेशम के कीड़े का पालन मोरिकल्चर कहलाता है। मोरिकल्चर कहलाता है। मोरी। और यदि शहतूत नहीं रहेगा और सीधे रेशम पालन देगा तो सेरिकल्चर पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट, पक्षी के अध्ययन को ओरिंथोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ओरिंथोलॉजी कहते हैं, जबकि फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। जबकि फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। POMOLOGY, पोमोलॉजी कहते हैं। एक और लिख देना, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। झाड़ियों के अध्ययन को, झाड़ी नहीं समझते हैं, घर के जो पिछवाड़े में रहता है, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी कहते हैं। दंत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दंत विज्ञान के अध्ययन को, यह सब रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। दंत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दंत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और आज के अंत में अति महत्वपूर्ण है कि मांसपेशी का अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। और मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? कैलोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी, KA, मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कैलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को सब लोग बोलेंगे, पक्षी के अध्ययन को मोरिकल्चर। शहतूत के पौधे से जो रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
और जैसे सीधे दे देगा रेशम के पालन, रेशम का पालन या रेशम विधि, तो सेरिकल्चर याद रखिएगा। मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी, मांसपेशी के अध्ययन को, फल के अध्ययन को, पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन यूथेनिक्स, जीन के प्रभाव का अध्ययन यूजेनिक्स। बहुत बढ़िया। और लास्ट में लिखवाए थे कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी क्या है और कैलियोग्राफी क्या होता है? सुंदर लिखावट को, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलियोग्राफी उसको कहते हैं। जैसे जैसे संविधान का लिखित, संविधान को सुलेखन किसने किया था? प्रेम नारायण ने। तो ये जो प्रेम जी हैं वो कैलियोग्राफिस्ट थे। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, आप ही में से इतने बच्चे बैठे हुए हैं, 10 20 50 लड़के बैठे हुए हैं, और इन लोगों में एक आध होगा जो बहुत सुंदर लिखता होगा, ठीक है कि नहीं? जो सबसे सुंदर लिखता होगा हमको दिखाएगा कॉपी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। कल हम लोग इसी यहीं से आगे बढ़ेंगे और कक्षा को धीरे